सेठ जी, मेरी माँ मरने के कगार पर है। मुझे कुछ काम दे दो ताकि मैं उन पैसों से माँ के लिए खाना खरीद सकूं। है ले, जिसे देखो वही मुंह उठाकर काम मांगने चला आता है। अरे क्या मैंने समाज सेवा का ठेका ले रखा है क्या? मेरे पास कोई काम धाम नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। चले आए मुंह उठाकर काम मांगने के लिए। लेकिन सेठ जी, मेरी माँ भूखी है। अगर उसे खाना ना मिला तो वो भूख से मर जाएगी। सेठ जी, दया करो। अरे मैंने बोला ना कि मेरे पास कोई काम नहीं है। बड़ी आई, माँ भूखी है, तू भूखी है, कौन भूखा है? अरे मैं अगर तेरे जैसों का पेट पालने लगा तो मैं खुद भिखारी बन जाऊंगा। चल निकल यहाँ से। बहुत समय पहले की बात है। चमेलीपुर गांव में मधु नाम की एक गरीब लड़की अपनी बूढ़ी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। मधु गरीब जरूर थी, लेकिन बेहद ईमानदार थी। वो फूल बेचकर अपनी माँ का पेट भरती थी। फूलों कलियों की बहारें, चंचल ये मधुओं की पुकारें। हम तो फूल बेचने चले हैं, ले लो ये फूल हमारे। आओ आओ ले लो ताजे और खुशबूदार फूल। मधु बेटी, आ गई तू। आज बड़ी देर कर दी। अपनी फूलों की टोकरी से मुझे पूजा के लिए कुछ फूल दे दे। तेरे इंतजार में मैंने अभी तक पूजा नहीं की है। हाँ काकी, आज थोड़ी देर हो गई। अब पतझड़ का मौसम शुरू हो रहा है ना, इसलिए फूल ढूंढने में थोड़ी देर हो जाती है। बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ फूल मिल पाते हैं। ये लो तुम्हारे पूजा के फूल, और जाओ जल्दी से पूजा कर लो, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। मधु सबको अपनी टोकरी के सारे फूल बेचकर घर लौट जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं। अब पतझड़ के मौसम की वजह से मधु को थोड़े से फूल भी नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए मधु के हालात अब बहुत खराब हो जाते हैं। रोज फूलों की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन पतझड़ की वजह से मुझे कहीं भी फूल नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अगर फूल ना मिले तो मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अभी मधु जंगल में फूल ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे वहां एक लाल रंग की पोटली पड़ी हुई मिलती है, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। अरे, इस सुनसान जंगल में आखिर किसकी पोटली पड़ी है? देखो तो इस पोटली में क्या है। अरे, इसमें तो सोने की मुद्राएं हैं, वो भी बहुत सारी। लेकिन ये किसकी हो सकती है? लगता है ये पोटली किसी के हाथों से गिर गई है। इस पोटली का मालिक शायद यही कहीं हो। मधु अब वो पोटली उठाकर पोटली के मालिक को ढूंढने लगी। कोई है? कोई है? मुझे कोई सुन रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब क्या करूं? अगर इस पोटली को यहाँ फेंका तो ये किसी गलत हाथों में पड़ सकती है। एक काम करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ। जब इस पोटली का मालिक मिलेगा तो उसे उसकी अमानत वापस कर दूंगी। मधु ये सोचकर वो पोटली अपने पास रख लेती है और घर की तरफ लौटने लगती है। तभी रास्ते में उसे उसकी सहेली नीलम मिलती है। बिन साजन झूला झूलूं, मैं वादा कैसे भूलूं। बिन साजन झूला झूलूं, मैं मधु को कैसे भूलूं। अरे वाह, लाल लाल पोटली। मधु, ये पोटली तो कितनी सुंदर है। ये मुझे दे दे, मैं अपनी शादी के लिए रख दूंगी। नहीं नीलम, मैं ये पोटली तुझे नहीं दे सकती। ये किसी की अमानत है। अगर ये मेरी होती तो ये तुझे जरूर दे देती।
मधु नीलम को उस पोटली के बारे में बताती है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। लेकिन सच कहूं तो ये पोटली मुझे बहुत पसंद आई है। तू इस पोटली के मालिक से बात करके मुझे ये पोटली दिलवा देना। दिलवा देगी ना? नीलम, अब तू बड़ी हो गई है, ऐसे बच्चों वाली बातें तुझे शोभा नहीं देती। अभी मैं चलती हूँ, देर हो रही है, माँ घर पर अकेली है। मधु इतना कहकर घर चली जाती है। अरे मधु, मेरी बात तो सुन। ये तो चली गई, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर काकी से वो पोटली मांग लूंगी। इधर मधु जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ उससे फूलों के बारे में पूछती है। मधु बेटी, आ गई तू? क्या हुआ, आज भी फूल नहीं मिले? बेटी, आज घर का सारा राशन खत्म हो गया है, अब बस ये सूखी रोटी ही बची है। माँ, मैंने बहुत कोशिश की फूल ढूंढने की, पर पतझड़ के मौसम के कारण मुझे कहीं फूल नहीं मिले। बेटी, तू हिम्मत मत हार, ये हमारे लिए मुश्किल घड़ी है, लेकिन तुझे पता है ना, अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कौशल्या की आंखों में निराशा थी, लेकिन वो फिर भी मधु को तसल्ली दे रही थी। माँ, तुम ठीक कह रही हो, आज जंगल में मुझे ये सोने के सिक्कों से भरी पोटली मिली। इस पोटली को मैं संभाल कर रख देती हूँ। जब इसके मालिक का पता चल जाएगा तो मैं उसे ये वापस कर दूंगी। शाबाश बेटी, तेरी यही ईमानदारी तो मुझे पसंद है। चल, अब खाना खा ले। मधु और उसकी माँ वो सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। काकी प्रणाम। मधु, तूने पोटली के मालिक से बात की क्या? पता है, मैं रात भर सो नहीं पाई। उस लाल पोटली की चमक रात भर मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, और तुझे तो पता है लाल रंग की हर चीज मुझे कितनी पसंद है। नीलम, मेरी सहेली, अभी मालिक का पता नहीं चला है। जब पता चलेगा तो मैं उससे पोटली की बात कर लूंगी। न जाने कब वो दिन आएगा जब हम भी पोटली लेकर इतराएंगे। काश वो दिन जल्दी से आ जाए। अच्छा चल, मैं घर जाती हूँ, बहुत काम है। नीलम अब अपने घर लौट गई। ये नीलम भी ना बच्ची है पूरी। अच्छा माँ, अब मैं भी फूल की तलाश में निकलती हूँ। क्या पता आज मुझे फूल मिल ही जाएं। तुम अपना ख्याल रखना माँ। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना और ध्यान से वापस आना। ऊपर वाला तुझे कामयाब करे। मधु आज फिर से जंगल जाती है और हर तरफ फूल ढूंढने लगती है। मैंने नदी किनारे, पहाड़ों में, जंगल में हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं एक फूल भी नहीं है। मुझे तो बस यही एक काम आता है, फूल तोड़कर गांव-गांव बेचना और पैसे कमाना। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पतझड़ के मौसम ने तो हमें भूखा रहने पर मजबूर कर दिया है। अभी मधु ये सोच ही रही थी कि तभी एक तोता उसे आवाज देता है। ए लड़की, सुनो लड़की, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख के कारण तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे ये फल तोड़कर दे सकती हो? तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। लगता है तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी तुम्हें फल तोड़कर देती हूँ। ये फल तुम्हारी कमजोरी दूर करेगा। इतना कहकर मधु
तोते के लिए फल तोड़ती है और उसे दे देती है। कितनी खुशी से ये फल खा रहा है। अगर ये तोता फल खाकर गुजारा कर सकता है तो मैं और माँ क्यों नहीं? हाँ, मैं भी अपने साथ कुछ फल तोड़कर ले जाऊंगी। हाँ, अब जान में जान आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। तुम एक दयालु और नेक लड़की हो, वरना कौन आज के जमाने में किसी की मदद करता है। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा सुनो नन्हे तोते, क्या तुमने कल इस जंगल में किसी इंसान को देखा था? मुझे यहाँ सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली है और मैं उसे उसके मालिक को वापस लौटाना चाहती हूँ। वो पोटली तुम्हें मिली है तो तुम रख लो। वैसे भी आजकल कौन किसकी चीज वापस करता है। जाओ, ऐश करो, ऐश करो, मजे करो, मजे करो। किसी और की अमानत मैं रख लूं? कभी नहीं। मेरा स्वाभिमान इसकी इजाजत नहीं देता। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। मैं इस पोटली के मालिक को ढूंढ कर ही रहूंगी। अरे वाह, तुम तो दयालु होने के साथ साथ ईमानदार भी निकली। तुम्हें उस पोटली के मालिक का पता उस पोटली के अंदर ही मिलेगा। समझदार को एक इशारा ही काफी होता है। शुक्रिया नन्हे तोते। अब मैं पोटली के मालिक को उसकी पोटली वापस करके इस बोझ से आजाद हो जाऊंगी। मधु अब कुछ फल तोड़कर घर वापस लौट गई। बेटी मधु, तू आ गई। बेटी, मुझे कहीं से थोड़ा सा खाना लाकर दे दे। मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस भूख के कारण मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए ये फल लेकर आई हूँ। तुम्हें तो पता है गांव वाले हमारी मदद नहीं करते, इसलिए हमें कुछ दिनों तक इस फल के सहारे ही गुजारा करना होगा। ठीक है बेटी, तू परेशान मत हो, मैं ये फल खाकर गुजारा कर लूंगी। अब मधु अपनी माँ को वो फल खिलाती है और खुद भी खाती है। उसके बाद मधु सीधा पोटली के पास जाती है और पोटली खोलकर देखती है। तोते ने कहा था पोटली के अंदर ही पोटली के मालिक का पता है, इसे खोलकर देखती हूँ। अब मधु वो पोटली खोलकर देखती है तो उन सिक्कों पर एक शाही निशान बना होता है, जो मधु के हाथों पर भी था। अरे, इन मुद्राओं पर ये निशान कैसा है? अरे, बिल्कुल ऐसा ही निशान तो मेरे हाथ में भी है। लेकिन इस निशान का मतलब क्या है? मुझे तोते से ही पूछना होगा कि आखिर ये कैसा निशान है और इसका मतलब क्या है। मधु इस बात से परेशान होकर पूरी रात सो नहीं पाती। अगली सुबह वो फिर से उसी तोते के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। नन्हे तोते, मुझे बताओ कि इन सोने की मुद्राओं में बना निशान मेरे हाथ में कैसे आया और इसका मतलब क्या है? इस निशान का राज भी तुम्हारे घर में ही छुपा है। चाहो तो आजमा कर देख लो। अपनी माँ से पूछो वो नदी में बहती हुई बेटी आखिर किसकी थी और कहाँ गई। बहती हुई बेटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी तुम्हारी माँ बताएंगी। मधु अब अपनी माँ के पास जाती है और उससे नदी में बहती हुई बेटी के बारे में पूछती है। माँ, कई सालों पहले क्या तुम्हें कोई बच्ची मिली थी जो नदी में बहती हुई तुम्हारे पास आई थी? ये तुझसे किसने कहा? और तू ये फालतू की बातें लेकर क्यों बैठ गई है? जैसा तुझे लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है बेटी। नहीं माँ, तुम्हारी आंखें सारा सच बयान कर रही हैं।
तुम मेरी बातों को अनसुना नहीं कर सकती। मुझे बताओ ना, आखिर वो किसकी बेटी थी और वो कहाँ है? मधु के जिद करने पर अब उसकी माँ उसे सारा सच बताती है। बेटी, अब तूने जिद पकड़ ही ली है तो सुन, वो नदी में बहती हुई बच्ची कोई और नहीं बल्कि तू थी। जब तू मुझे मिली तो मैंने तेरे परिवार वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरे परिवार का कहीं कुछ पता नहीं चला। तू मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी सगी बेटी ही माना है। ये सुनते ही मधु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सच स्वीकार नहीं कर पाती। क्या मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ? नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है? बचपन से मैंने जिसे अपनी माँ माना वो मेरी माँ ही नहीं है। माँ, कह दो कि ये झूठ है। बेटी, यही सच है। मैंने सोचा था तुझे ये सच कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुझे ये सच जानकर बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आज तुझे ये सच पता चल ही गया। माँ, ये सच मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तुम मुझसे वादा करो कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। कह दो कि तुम ही मेरी माँ हो। अभी मधु अपनी माँ से रो रो कर ये कह ही रही थी कि तभी उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई। माँ, 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 तुम्हें अचानक से ये क्या हो गया? माँ, होश में आओ। माँ, माँ, आंखें खोलो। माँ, उठो ना। माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ। मधु अब अपनी माँ को होश में लाती है और उसे पानी पिलाती है। बेटी, ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे मेरी जान निकल रही है। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। खाना खाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। माँ, तब तक तुम हिम्मत मत हारना, मेरा इंतजार करना। मधु अब खाने का इंतजाम करने बाहर चली जाती है। सेठ जी, मेरी माँ मरने के कगार पर है। मुझे कुछ काम दे दो ताकि मैं उन पैसों से माँ के लिए खाना खरीद सकूं। है, जिसे देखो वही मुंह उठाकर काम मांगने चला आता है। अरे क्या मैंने समाज सेवा का ठेका ले रखा है क्या? मेरे पास कोई काम धाम नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। चले आए मुंह उठाकर काम मांगने के लिए। लेकिन सेठ जी, मेरी माँ भूखी है। अगर उसे खाना ना मिला तो वो भूख से मर जाएगी। सेठ जी, दया करो। अरे मैंने बोला ना कि मेरे पास कोई काम नहीं है। बड़ी आई, माँ भूखी है, तू भूखी है, कौन भूखा है? अरे मैं अगर तेरे जैसों का पेट पालने लगा तो मैं खुद भिखारी बन जाऊंगा। चल निकल यहाँ से। सेठ उसे अपमानित करके भगा देता है। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरी माँ मर रही है, फिर भी सेठ को मेरी माँ पर दया नहीं आई। कोई भी इस गांव में मेरी मदद नहीं कर रहा। लगता है इन लोगों में इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू? हाँ, मैं महाराज के पास जाऊंगी, उनसे मदद मांगूंगी। अब वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। मधु अब रोते हुए राजमहल जाती है। महाराज, 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 मेरी मदद कीजिए महाराज। क्या हुआ बेटी? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अरे बस 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 बस, पहले शांत हो जाओ, फिर हमें बताओ क्या बात है। महाराज,
मैं बहुत मजबूर और बेसहारा हूँ। मेरी माँ कई दिनों से भूखी है और वो मरने के कगार पर है, लेकिन गांव में किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर मधु जोर जोर से रोने लगी। रो मत बेटी, तुम हमारे पास इतनी उम्मीद लेकर आई हो तो हम तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं। मंत्री जी, इस लड़की को सोने की 10 मुद्राएं दी जाए जिससे इसकी मदद हो सके। ठीक है महाराज, ठीक है। राजा के कहने पर मंत्री जी मधु को सोने की कुछ मुद्राएं देते हैं। शुक्रिया महाराज, आप बहुत दयालु हैं। ऊपर वाला ऐसा राजा सबको दे। कोई बात नहीं बेटी, एक राजा होने के नाते ये तो हमारा फर्ज है। अब मधु सोने की मुद्राएं देखती है जिस पर वही निशान बना होता है। अरे ये निशान, ये तो वही निशान है जो मेरे पास रखी मुद्राओं पर है और मेरे हाथ पर भी बना हुआ है। इसका मतलब मेरा राजमहल से कोई ना कोई संबंध जरूर है, लेकिन क्या? महाराज, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। मधु अब राजा को उस पोटली के बारे में बताती है जो उसे जंगल में मिली थी। हाँ, कुछ दिन पहले जब हम शिकार गए थे तो हमारी पोटली खो गई थी। लगता है तुम्हें मिल गई होगी वो। देखो, अगर सोने के सिक्के से भरी पोटली तुम्हारे पास थी तो ये बताओ कि तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तुम्हारी माँ भूखी थी और तुमने उन मुद्राओं को छुआ तक नहीं। ऐसा क्यों बेटी? क्योंकि महाराज, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी और की अमानत किसी और की ही होती है और मेरा स्वाभिमान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। मैं अभी आपकी पोटली लेकर आती हूँ। मधु अब वापस अपने घर गई और वो पोटली लेकर राजमहल की तरफ बढ़ती है। तभी रास्ते में उसे नीलम मिलती है। रुक रुक रुक, अरे मधु, इतनी जल्दी में कहाँ भागी जा रही है? लगता है तुझे पोटली का मालिक मिल गया है। मैंने सही कहा ना? बोल बोल बोल। मधु नीलम को सारी बात बताती है। क्या वो पोटली महाराज की है? अब तो पोटली का सपना सपना ही रह जाएगा। अच्छा सुन, मैं तेरी अच्छी सहेली हूँ ना, मुझे भी अपने साथ महल ले चल। मुझे भी महल की शानो शौकत देखनी है। ठीक है चल, लेकिन वहां कोई गड़बड़ मत करना। अब नीलम भी मधु के साथ राजमहल चली जाती है। महाराज, ये रही वो पोटली जो मुझे जंगल में पड़ी मिली थी। ये लीजिए आपकी अमानत। बेटी, तुम जैसी ईमानदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये मुद्राएं अपने पास रख लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। मंत्री जी, मधु बेटी को इनाम दिया जाए। अभी राजा खुश होकर ये कह ही रहे थे कि तभी वही तोता उड़ते हुए राजा के पास आता है। महाराज, महाराज की जय हो। आहा, बताओ क्या खबर लाए हो जासूस तोते? महाराज, आपकी खोई हुई बेटी का पता चल गया है। मधु कोई और नहीं बल्कि आपकी ही बेटी है। इसके हाथों में भी वही निशान है जो आपकी बेटी के हाथ में था और वो बचपन में नदी में बह गई थी। क्या मधु हमारी बेटी है? जी महाराज, आप मधु के हाथ में वो निशान देख सकते हैं जो राजकुमारी पूनम के हाथ में था। तुम तो वही जंगल वाले तोते हो, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं और राजकुमारी, ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं तो इस महल का खुफिया जासूस हूँ, जिसे महाराज ने अपनी बेटी की तलाश के लिए भेजा था। मैंने जब आपके हाथ में वो निशान देखा ना, मैं तभी समझ गया था कि आप ही हमारी राजकुमारी पूनम हैं। तोते के कहने पर राजा मधु के हाथ का निशान देखते हैं। हाँ, ये तो वही निशान है जो हमारी बेटी के हाथ में था। इसका मतलब जासूस तोता ठीक कह रहा है, हमारी बेटी हमें मिल गई, वो भी पूरे 21 वर्षों के बाद। बेटी पूनम, तुम नहीं जानती तुम्हें ढूंढने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। हाँ, अब तुम हमें मिल गई हो बेटा, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अरे कहीं नहीं जाने देंगे, अपनी नजरों से ओझल भी नहीं होने देंगे। हाँ, हाँ। पिताजी, आज मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे पास माँ का प्यार तो था, लेकिन पिता की कमी मुझे हमेशा महसूस होती थी। ऊपर वाले ने आज मुझे मेरे पिताजी भी दे दिए। वाह वाह वाह! अरे मधु, तेरी किस्मत तो चमक उठी। तू तो राजकुमारी निकली, वो भी इतने बड़े महल की। अच्छा, अब तो तू राजकुमारी है। अब क्या तू वो लाल पोटली मुझे देगी? दे देना, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें यहाँ एक नहीं, हजारों लाल पोटलियां मिलेंगी बेटा। राजा अपनी बेटी के मिलने पर बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं, बेटी पूनम, हम चाहते हैं कि आज से तुम अपने महल में रहो, एक राजकुमारी की तरह। मैं यहाँ नहीं रह सकती पिताजी। मेरी माँ अकेली है और भूखी भी है। मैं उन्हें मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। वो मेरा इंतजार कर रही हैं। मंत्री जी, राजकुमारी को ढेर सारे शाही भोजन के साथ शाही सवारी पर बैठाकर उनकी माँ के पास ले जाया जाए। अब मधु ढेर सारा खाना लेकर अपने घर अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, देखो माँ, मैं खाना ले आई हूँ। मुझे माफ करना माँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बेटी, ये इतना सारा खाना तू कहाँ से ले आई? और ये सिपाही तेरे साथ क्या कर रहे हैं? माँ, अभी कोई सवाल मत करो। तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। ये लो, पहले जल्दी से ये खाना खा लो, फिर आराम से मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगी। मधु अब अपनी माँ को पेट भरकर खाना खिलाती है और फिर उन्हें सारी बात बताती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी एक राजकुमारी है। मुझे खुशी है बेटी कि तुझे तेरा परिवार मिल गया। अब तू उनके पास जा। नहीं माँ, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। बेटी, जिद मत कर। मैं बुढ़िया राजमहल जाकर क्या करूंगी? मैं इस झोपड़ी में ही ठीक हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम मेरे साथ चलोगी बस। ये एक राजकुमारी का हुक्म है। अब मधु अपनी माँ को लेकर राजमहल चली जाती है। जिस राजा ने बरसों अपनी बेटी के इंतजार में आंखें बिछाए रखी, जिस माँ ने अपनी नहीं होने पर भी मधु को दिल से पाला, और जिस मधु ने हर हाल में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा, आखिर किस्मत ने उन तीनों को एक कर ही दिया।